आज के इस लेक्चर में क्लास 10th रिफ्लेक्शन लेक्चर 5 में हम लोग परावर्तन के नियम के आगे की चीज़ को देखेंगे। लेक्चर 4 में परावर्तन क्या है, समतल पृष्ठ से परावर्तन कैसे होता है, परावर्तन के नियम क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। आज इस लेक्चर 5 में हम लोग अध्ययन करेंगे गोलीय पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, उसके विभिन्न शब्दावलियों के बारे में बात होगी। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण किरणें जो कि परावर्तन से प्रतिबिंब बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, उनके बारे में बात होगी। और इसके बाद हम लोग ये बात करेंगे कि उत्तल पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। तो आइए हम लोग आज इन सब बिंदुओं के बारे में चर्चा करें प्रकाश के परावर्तन के संबंध में। सबसे पहले हम बात करेंगे गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश का परावर्तन। गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश का परावर्तन। कल हम लोग समतल पृष्ठ पर प्रकाश का परावर्तन पढ़े थे और आज हम लोग गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, इस हेडिंग के अंतर्गत हम लोग चित्र बनाएंगे और कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ जो प्रकाश के परावर्तन के अंतर्गत आएगी उन पर हम लोग प्रकाश डालेंगे। कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ आएंगी। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट spherical surface, spherical surface, गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश का परावर्तन। इसमें फिगर बनेगा, कोई भी एक पृष्ठ हम ले लेंगे। यहाँ पर फिलहाल हम अवतल पृष्ठ ले रहे हैं। अवतल पृष्ठ या उत्तल पृष्ठ में से कोई भी एक पृष्ठ लेकर के इनके तमाम चीज़ों के बारे में हम बात कर सकते हैं। यह एस तेज हमारा गोलीय पृष्ठ है, इसको हम गोलीय पृष्ठ कह सकते हैं। इसे हम अवतल पृष्ठ कह सकते हैं क्योंकि धसा है सामने की तरफ, तो अवतल पृष्ठ भी कह सकते हैं। इसको हम परावर्तक पृष्ठ भी कह सकते हैं। यह मेन रूप से हमारा परावर्तन की क्रिया करा रहा है, इसलिए इस पृष्ठ का नाम परावर्तक पृष्ठ भी होगा। इन तीनों नामों में से कोई भी नाम इसका दे सकते हैं। एक क्षैतिज रेखा जो कि इसके मध्य से होकर के जाएगी, इस क्षैतिज रेखा का नाम हम लोग मुख्य अक्ष दे सकते हैं। यह मुख्य अक्ष होता है। मुख्य अक्ष के बारे में हम बात करते हैं कि किसी दर्पण के मध्य से जाने वाली क्षैतिज काल्पनिक रेखा, एक कल्पना एक होती है, किसी दर्पण से कोई रेखा जाती नहीं है, एक रेखा की कल्पना करते हैं हम जो कि दर्पण के मध्य से होकर के जाए और क्षैतिज हो। इस रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष इसलिए कहते हैं क्योंकि जितने भी बिंदु आते हैं जो कि हमारे दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए आवश्यक होते हैं, सारे बिंदु इस अक्ष पर पाए जाते हैं, इसलिए यह अक्ष मुख्य अक्ष कहलाता है। और मुख्य अक्ष दर्पण को जिस बिंदु पर काटता है वह बिंदु ध्रुव कहलाता है। यह बिंदु ध्रुव है, इसको P से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद बात होती है कि दर्पण जो है हमारा गोलीय है और गोलीय दर्पण किसी न किसी गोले का एक हिस्सा होता है और यह हमारा गोलीय दर्पण जिस गोले का एक हिस्सा है उस गोले के केंद्र को इसका वक्रता केंद्र कहलाता है, C से प्रदर्शित करते हैं। यह ध्रुव है भाई, यह ध्रुव है
ध्रुव की परिभाषा के समय यही बताते हैं कि मुख्य अक्ष दर्पण को जिस बिंदु पर काटता है उसे ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र यह है। वक्रता केंद्र के बारे में बताते हैं कि गोलीय दर्पण जिस गोले का हिस्सा होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। और वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसको हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यह दूरी है, इसको हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यह वक्रता त्रिज्या हो गया। ये शब्दावलियाँ हैं जिनके बारे में आपको जानकारी रहनी चाहिए। अब ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच का बिंदु, आधे आधे पर जो बिंदु होता है वो फोकस बिंदु होता है। फोकस बिंदु यह है, इसको हम F से प्रदर्शित करेंगे। फोकस बिंदु है, यह फोकस बिंदु है भाई। और इस बिंदु से ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है इसको फोकस दूरी कहते हैं। यह फोकस दूरी है, यह भी हमको जानकारी होना चाहिए। और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यह पहले से हम लोग जानते हैं। और ये सब शब्दावलियाँ हैं, वक्रता केंद्र, फोकस, ध्रुव वगैरह वगैरह। एक बिंदु जहाँ से प्रकाश की किरण जा रही है, हम एक बिंदु ले लेते हैं, वहाँ से प्रकाश की किरण ले जाते हैं। यहाँ से एक प्रकाश की किरण जा रही है, इस बिंदु को O कहते हैं, जहाँ से प्रकाश की किरण को भेजते हैं। यह बिंदु जिस बिंदु पर पृष्ठ पर पड़ता है वह आपतन बिंदु होता है, जैसा कि पहले भी बताया गया था आपतन बिंदु। अब यह यहाँ से निकल करके और यहाँ से वक्रता केंद्र से आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा अभिलंब कहलाती है। यहाँ पर अभिलंब खींचने का एक नया तरीका है, यह अभिलंब होता है। अभिलंब के बारे में यहाँ पर परिभाषा बताया जाता है कि आपतन बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा अभिलंब कहलाती है। यहाँ पर अभिलंब से इसके बीच का कोण आई होगा, आपतन कोण, यह हम जानते ही हैं। यहाँ किरण गई है, फिर ये किरण उतना ही कोण बना करके वापस आएगी जितना कि यह आई बना रही है। परावर्तन का नियम यही कहता है। और इस प्रकार से यह किरण चली जाएगी। यह किरण परावर्तित किरण होगी, यह किरण आपतित किरण होगी। इसके बारे में हम लोग पहले ही से जानते हैं। आपतित किरण का मतलब जो आकर के पृष्ठ पर गिरती है किरण, उसको आपतित किरण कहते हैं। और परावर्तित किरण का मतलब है कि टकराने के बाद जो किरण जाती है वो परावर्तित किरण होती है। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर बताने का मैंने प्रयास किया कि आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, अभिलंब क्या है, आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है, आपतन बिंदु क्या है, ध्रुव क्या है, फोकस बिंदु क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, वस्तु क्या है। और यह जो आकर के यहाँ पर जो काटेगा, जहाँ पर काटेगी परावर्तित किरण, वहाँ पर प्रतिबिंब आई बनेगा, यहाँ पर आई बनेगा। और यहाँ से वस्तु के बिंदु से और ध्रुव के बीच की दूरी जो होती है वह वस्तु की दूरी कहलाती है। इसको U से प्रदर्शित करते हैं, वस्तु की दूरी, इसको वस्तु की दूरी कहते हैं। और यहाँ से यहाँ की जो दूरी होती है वो प्रतिबिंब की दूरी कहलाती है, इसको हम V से प्रदर्शित करते हैं, यह प्रतिबिंब की दूरी होती है। इस प्रकार से हम वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी इत्यादि चीज़ों के बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं। गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के परावर्तन का यह फिगर है। इस फिगर में शब्दावलियाँ ही इम्पोर्टेंट हैं। हम यहाँ पर बताने का प्रयास किए कि जो विभिन्न शब्दावलियाँ उत्पन्न होंगी इनके बारे में आप जानकारी रखेंगे, ताकि आगे प्रतिबिंब बनाने में इनका बात चर्चा होगा तो आप समझ जाएंगे कि कैसे कैसे मुख्य अक्ष जाता है। तो मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य अक्ष पर ही देखो सारे बिंदु O, C, I, F, P ये सब मुख्य बिंदु पर प्राप्त, मुख्य अक्ष पर प्राप्त हो रहे हैं। तो मुख्य अक्ष की परिभाषा यदि पूछे तो आप बताओगे कि दर्पण के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली क्षैतिज काल्पनिक रेखा, यह क्षैतिज रेखा है। और एक रेखा की कल्पना केवल की गई है, रेखा कोई होता नहीं है यहाँ पर, तो उसको मुख्य अक्ष कहते हैं। ध्रुव की बात हो तो ध्रुव की बात हम बताएंगे कि मुख्य अक्ष परावर्तक पृष्ठ को जिस बिंदु पर काटता है उस बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं। इसके बाद वक्रता केंद्र की बात करते हैं कि वक्रता केंद्र किसे कहेंगे भाई, तो कहेंगे दर्पण जिस गोले का एक हिस्सा है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहेंगे।
वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहेंगे। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में फोकस आता है, फोकस बिंदु यह होता है। फोकस बिंदु से ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यह किरण जो जा कर के गिरती है इसको आपतित किरण कहते हैं, लौटती है जो किरण उसको परावर्तित किरण कहते हैं। अविलंब खींचने के लिए यह जो आपतन बिंदु है जहाँ पर किरण या आपतित किरण गिर रही है, आपतन बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा अविलंब कहलाता है। इधर का कोण आपतन कोण होगा, इधर का कोण परावर्तन कोण होगा। यह वस्तु बिंदु है, यहाँ से ध्रुव के बीच की दूरी वस्तु की दूरी होगी। यह जो परावर्तित किरण आके काट रही है प्रतिबिंब बिंदु है, प्रतिबिंब बिंदु से ध्रुव के बीच की दूरी प्रतिबिंब की दूरी होगी। यह कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के साथ यह आर्टिकल हमारा ख़त्म होता है। इस आर्टिकल के बाद हम लोग बात करेंगे गोलीय पृष्ठ से परावर्तन के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उनके लिए कुछ परिचित महत्वपूर्ण किरणें कौन कौन सी हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ बात करेंगे परावर्तन से प्रतिबिंब, परावर्तन से प्रतिबिंब बनाने की कुछ महत्वपूर्ण किरणें। परावर्तन से प्रतिबिंब बनाने की कुछ महत्वपूर्ण किरणें। प्रतिबिंब बनाने की कुछ महत्वपूर्ण किरणें। ये परिचित किरणें पहले से हम जानते रहेंगे तो हम कोई भी प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें फ़ायदा होगा, क्योंकि इन किरणों के गुण हैं और इनको हमको पहले से इनकी जानकारी होनी चाहिए। नंबर 1 किरण है सम इम्पॉर्टेंट रेज to form image by a reflection। पहली परिचित किरण में से आता है कि मुख्य अक्ष से समांतर जाने वाली किरण। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण। जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। फोकस से होकर जाती है। यह इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यह परिचित किरण है। इसलिए किसी भी प्रतिबिंब को बनाने के लिए 2 किरण लेते हैं, क्योंकि 2 किरणें जहाँ पर काट देती हैं सारी किरणें आकर के वहीं पर काटेंगी। इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा किरणों को लेकर के प्रतिबिंब नहीं बनाते हैं, बल्कि केवल 2 किरणों को लेकर प्रतिबिंब बनाते हैं। हम यहाँ बात करेंगे कि 2 किरण जहाँ काट देगी सारी किरणें आकर के वहीं पर काटेंगी। तो इसलिए हम 2 कोई परिचित किरण लेंगे कि ये काट रही हैं और जानकारी हो जाएगा कि हमको यहाँ काट रही है तो यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, तो सारी किरणों का प्रतिबिंब वहीं पर बनेगा। तो आओ बात करते हैं इसके फिगर की। तो हम 2 फिगर बनाएंगे, एक अवतल दर्पण से फिगर बनाएंगे और एक उत्तल दर्पण से इसका फिगर बनाएंगे। अवतल दर्पण से इसका फिगर ऐसे बनेगा। यह है मुख्य अक्ष से समांतर जाने वाली किरण, यह जब भी वापस आती है तो जिस बिंदु पर काटती है यह बिंदु फोकस बिंदु होता है। ऐसे
यह इम्पॉर्टेंट किरण है और सबसे पहला किरण यह लेते हैं हम प्रतिबिंब बनाने के लिए। दो किरणों में से सबसे पहला किरण यह जरूर लेते हैं। कोई भी प्रतिबिंब बनाएंगे तो हम एक समांतर किरण लेंगे, क्योंकि उसको मालूम है कि वो फोकस से होकर के जाएगा। यह फोकस से होकर जाता है अवतल दर्पण में, और उत्तल दर्पण में फोकस से होकर जाता हुआ केवल महसूस होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब ऐसे बनेगा। इसमें मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण इधर चली जाती है। लगता है कि यह किरण फोकस से होकर के आ रही है, लेकिन वास्तव में यह किरण तो इधर से जा रही है, इधर चली जाती है, लेकिन इधर से देखने पर लगता है कि यहाँ से होकर आ रही है। तो उत्तल दर्पण में फोकस से होकर आते हुए महसूस होता है, और यहाँ पर फोकस से होकर के जाता है, वहाँ जाता हुआ महसूस होता है। इस प्रकार से हमारा पहले किरण के बारे में परिचय हो जाता है। दूसरे किरण के बारे में इसी का उल्टा, क्योंकि प्रकाश किरणें रिवर्सिबिलिटी प्रमेय का जो है पालन करती हैं, रिवर्सिबिलिटी रूल का पालन करती हैं, यानी मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो फोकस से होकर जाएगी। अब फोकस से यदि निकालेंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर यही कहेंगे कि फोकस से जाने वाली किरण, जाने वाली प्रकाश किरण, प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर हो जाती है। इन दो किरणों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हम करते हैं प्रतिबिंब बनाने में। दोनों के दोनों किरणों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक किरण इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर अवतल दर्पण से हम दिखाएंगे कि अवतल दर्पण से यह कैसे काम करते हैं किरण। यहाँ पर देखोगे यह ध्रुव है, यह फोकस है, यह वक्रता केंद्र है, और यह किरण है जो कि फोकस से होकर जा रही है। परावर्तन के पश्चात यह मुख्य अक्ष के समांतर चली जा रही है। यह अवतल दर्पण में दिखा देंगे, उत्तल दर्पण में भी इसी प्रकार दिखाएंगे हम। उत्तल दर्पण की केस में भी एक किरण लेंगे, एक किरण ऐसी लेंगे जो कि ये लगे कि फोकस से होकर के जा रही है। इसको हम टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर दिखा देंगे, ऐसे दिखा देंगे। मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तन के पश्चात हो गई। इस प्रकार से दो किरण परिचित किरण हो गई, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों से ही प्रतिबिंब बनाने के लिए। इसके बाद हम तीसरी और चौथी की बात करेंगे। इसमें आप देख सकते हो कि पहले किरण जो दिखाया गया है मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाती है। मुख्य अक्ष से समांतर जा रही है, टकरा रही है, फिर फोकस से होकर जा रही है। वहाँ पर फोकस से होकर जाते हुए प्रतीत हो रही है। यहाँ पर दूसरे नियम में आपने देखा इसी का उल्टा कि फोकस से होकर जाने वाली किरण टकरा करके मुख्य अक्ष के समांतर चली जा रही है। वहाँ पर फोकस से होकर के जाने वाली किरण, महसूस होने वाली किरण टकरा करके वापस चली जा रही है। इन दो किरणों से आपका परिचय हो गया। फिर हम लोग अब इसके आगे तीसरी और चौथी किरण की बात करेंगे। तीसरी और चौथी किरण क्या हैं, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तीसरी किरण है वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण। हम यहाँ बात करेंगे तीसरी किरण के बारे में। ये तीसरी परिचित किरण क्या है, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण, जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात
अपने ही मार्ग में वापस चली आती है, अपने ही मार्ग में, अपने ही मार्ग में वापस चली आती है। इसका भी, इस किरण का भी हम उपयोग अधिकांश जगहों पर करते हैं। इसके प्रतिबिंब को हम लोग यहाँ पर देखेंगे अवतल दर्पण के केस में कैसे होता है। अवतल दर्पण की ये केस है, अवतल दर्पण के केस में यह मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष से यहाँ फोकस है, यहाँ वक्रता केंद्र है। यहाँ पर ऐसे हम ऐसे ही किरण ले जा रहे हैं, वक्रता केंद्र से होकर के किरण जा रही है, यहाँ टकरा रही है, टकराने के बाद फिर इसी पर वापस चली आती है सीधा, क्योंकि यह वक्रता केंद्र से होकर जा रही है। उत्तल दर्पण में भी इसको हम बना सकते हैं। उत्तल दर्पण में बनाएंगे तो क्या होगा, उत्तल दर्पण में देख लो, उत्तल दर्पण में भी यह ध्रुव है, फोकस है, और यह इसके आगे वक्रता केंद्र उतनी ही दूरी पर बनता है। तो हम यहाँ पर एक किरण लेंगे, ऐसे दिखाएंगे कि यह किरण वक्रता केंद्र से जाने वाली है, इसे टकराई और इसी पर वापस चली जाती है, बैक बाउंस हो जाती है। चौथी किरण के बारे में हम बात करेंगे। तो चौथी किरण है ध्रुव पर, ध्रुव पर आपतित किरण। कुछ प्रतिबिंबों में इस किरण की आवश्यकता पड़ती है। ध्रुव पर आपतित किरण, जब कोई किरण ध्रुव पर आपतित होती है, किरण मुख्य अक्ष से उतना ही कोण बनाकर, उतना ही कोण, कितना कोण, जितना कि आपतित किरण बनाई है उतना ही कोण बनाकर, कोण बनाकर परावर्तित हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। परावर्तित हो जाती है। इसका भी आप इमेज फॉर्मेशन कर लें। यह है अवतल दर्पण से फॉर्मेशन, यहाँ दिखा देंगे, ध्रुव है और यहाँ फोकस है, यहाँ वक्रता केंद्र है, लेकिन किरण क्या कर रही है भाई, सीधा ध्रुव पर आपतित हो जा रही है। जितना कोण ऊपर बना हुआ है उतना ही कोण नीचे बनाएगी और ऐसे चली जाएगी। कभी कभी इस किरण की भी आवश्यकता पड़ती है, जब आगे वस्तु रहता है, फोकस से भी आगे वस्तु रहता है, प्रतिबिंब बनाने की जरूरत पड़ती है, तो इस किरण का इस्तेमाल करते हैं। इसमें जितना कोण ऊपर, मुख्य अक्ष से ऊपर किरण आपतित होगी उतना ही कोण नीचे बना करके जाएगी। परावर्तन का नियम भी यही कहता है। ऐसे ही हम उत्तल पृष्ठ के लिए भी दिखा देंगे। उत्तल पृष्ठ में भी यही कार्य होगा। यहाँ पर प्रकाश की किरण ऐसे आएगी तो जितना कोण ऊपर है उतना ही कोण नीचे बना करके वापस चली जाएगी। इस प्रकार से 4 महत्वपूर्ण किरणें हैं। इन किरणों का हम इस्तेमाल करते हैं प्रतिबिंब बनाने में। 2 किरणें इससे पहले बता दिए, 2 किरणें यह है, इनका इस्तेमाल हम प्रतिबिंब बनाने में करते हैं। फिर हम लोग उत्तल पृष्ठ से प्रकाश के परावर्तन के बारे में बात करेंगे। उत्तल पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है और प्रतिबिंब की स्थितियाँ क्या क्या होंगी के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। उत्तल पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन जब होता है तो उसके सारे प्रतिबिंब आभासी बनते हैं, छोटे बनते हैं वस्तु से और सीधे बनते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे उत्तल पृष्ठ से या उत्तल दर्पण से, उत्तल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन।
प्रकाश का परावर्तन। उत्तल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है और उसके प्रतिबिंब कैसे कैसे बनते हैं, इसकी बात हम लोग इस आर्टिकल में पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट कॉन्वेक्स मिरर, हम लोग एट कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे। इनकी केवल दो स्थितियां हैं प्रतिबिंब बनाने की, और हम दोनों स्थितियों को बारी बारी देखेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जबकि अवतल दर्पण से तो 6 स्थितियां होती हैं। इसकी पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो। इसके सारे प्रतिबिंब लगभग एक तरीके के होते हैं, इसलिए इसमें कई स्थितियां नहीं आती हैं। उत्तल पृष्ठ है, प्रकाश का परावर्तन कराना है हमको, ऐसे हम इसका प्रतिबिंब बनाएंगे। यह है वस्तु अनंत पर है। जब वस्तु अनंत पर होता है तो वस्तु को आर पर बना देते हैं, सबसे सुविधाजनक फिगर बनाते हैं। यहाँ से भी एक समांतर किरण ले जाते हैं और यहाँ से भी एक समांतर किरण ले जाते हैं। दोनों ही समांतर किरण हैं। समांतर किरण को हम लोग अभी अभी पढ़े हैं कि समांतर किरण का परिचय है कि यह फोकस पर जाके काटता है। तो यह किरण यहाँ से ऐसे चली जाएगी, यह किरण यहाँ से ऐसे चली जाएगी, यह दोनों किरण ऐसे जाएंगे कि लगेगा कि यह यहाँ से होकर के आ रही है, और यह फोकस होगा और यहाँ पर इसका इमेज बनेगा। यही इमेज भी है, इमेज बिंदुवत है। यहाँ प्रतिबिंब की स्थिति लिखेंगे हम कि प्रतिबिंब की क्या स्थिति होगी। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति होगी प्रतिबिंब की स्थिति, पहली स्थिति होगी कि प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। दिख रहा है प्रतिबिंब फोकस पर, प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। दूसरी स्थिति होगी कि प्रतिबिंब बिंदुवत बनेगा, यानी बहुत छोटा बिंदु के तरीके का दिखेगा। तीसरा है कि प्रतिबिंब सीधा बनेगा। कैसे पता, जब बिंदुवत है प्रतिबिंब तो सीधा कैसे पता है? तो कह रहे कि इसलिए पता है क्योंकि आभासी बन रहा है। तो आभासी सारे प्रतिबिंब सीधा बनते हैं। आभासी कैसे पता है भाई? क्योंकि डॉटेड लाइन द्वारा बन रहा है, वास्तव में रेखाएं नहीं काट रही हैं। जब वास्तव में रेखा नहीं काटती है, डॉटेड लाइन द्वारा रेखा काटती है, तो यह आभासी प्रतिबिंब बनता है। हम डॉटेड द्वारा इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि वास्तव में तो किरण यहाँ से जा रही है और इधर चली जा रही है। यह किरण इधर से जाकर इधर से वास्तव में चली जा रही है। इधर कोई किरण जा नहीं सकती, दर्पण के पीछे कोई किरण जा नहीं सकती, इसलिए वो आभासी काट रही है, इसलिए आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, उसको दर्पण के पीछे कहते हैं। जिधर कलई की गई है उधर प्रतिबिंब बनता है, तो हम कहते हैं दर्पण के पीछे बन रहा है। यह इसकी 5 स्थितियाँ हैं। फिर हम बात करेंगे दूसरे कंडीशन की। तो दूसरा कंडीशन कहता है कि जब वस्तु, अब दूसरे कंडीशन में पूरा हम ले लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में, यहाँ से यहाँ ध्रुव तक करें। अनंत से ध्रुव के बीच में कहीं भी वस्तु है तो लगभग सभी प्रतिबिंब एक जैसे बनते हैं। तो हम एक ही कंडीशन में हम ले लेते हैं, जब वस्तु अनंत से ध्रुव के बीच हो, अनंत से ध्रुव के बीच हो, हम यह कंडीशन ले लेते हैं दूसरे कंडीशन में। और दूसरे कंडीशन में इमेज फॉर्मेशन हम यहाँ इस तरीके से दिखाते हैं कि ऐसे उत्तल दर्पण है हमारा, इस प्रकार से कलई की गई है उत्तल दर्पण में। ऐसे इमेज मुख्य अक्ष है, यह ध्रुव हो गया, यह अनंत हो गया। वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में यहाँ पर है, ये भी वस्तु है। इससे एक समांतर किरण चलेगी,
समांतर किरण ऐसे पीछे जाएगी कि लगेगा कि यह फोकस से होकर के आ रही है, यहाँ फोकस बिंदु है। और एक दूसरी किरण हम यहाँ पर ले लेते हैं वक्रता केंद्र से होकर के जाने वाली। एक यह किरण जाएगी जो कि लगेगा कि यह किरण वक्रता केंद्र की सीध में है, तो इसकी प्रॉपर्टी है कि यह जाएगी तो उसी सीध में वापस चली आएगी। यह दोनों यहाँ पर काटते हुए प्रतीत हो रहे हैं, वास्तव में काट तो नहीं रहे हैं लेकिन काटते हुए लग रहे हैं, क्योंकि वास्तव में तो यह किरण इधर चली जा रही है और यह किरण यहीं से टकरा कर यहीं से वापस चली जा रही है। तो देखने में लग रहा है कि यहाँ काट रहे हैं और यहाँ प्रतिबिंब बनता है A डैश B डैश। यह प्रतिबिंब की स्थिति है। हम यहाँ पर इसके प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में बात करते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? प्रतिबिंब की स्थिति, यहाँ प्रतिबिंब की स्थिति बताते हैं। पहला कंडीशन, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। ध्रुव और फोकस के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच प्रतिबिंब बन रहा है। बी पॉइंट कैसा बन रहा है? प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, प्रतिबिंब की बड़ा बन रहा है। तो वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब छोटा है, तो हम लिखेंगे वस्तु से छोटा। सारे प्रतिबिंब वस्तु से छोटे बनेंगे, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। सी पॉइंट पर प्रतिबिंब सीधा है, दिख रहा है, एरो ऊपर है, इसलिए प्रतिबिंब सीधा है। प्रतिबिंब आभासी है क्योंकि डॉटेड लाइन द्वारा बन रहा है, पीछे किरण जाएगी नहीं, किरण जाते हुए केवल प्रतीत हो रही है, इसलिए आभासी प्रतिबिंब है। और दर्पण के पीछे यानी कलई किए हुए हिस्से की तरफ है, इसलिए इसको दर्पण के पीछे कहेंगे। एक कंडीशन है प्रतिबिंब बनने के। तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के यही दो स्थितियाँ हैं। इसमें कई स्थितियाँ हो सकती हैं। अनंत के आगे यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए, वस्तु भिन्न भिन्न जगहों पर रह सकते हैं। तो इनके प्रतिबिंब क्या करेंगे? यहाँ पर अनंत पर रहेगा तो यहाँ बनेगा, अनंत से जो इधर बढ़ा तो यही प्रतिबिंब यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है। इनकी स्थितियों में बस यही अंतर आएगा कि प्रतिबिंब यहाँ बनेगा तो इतना छोटा बनेगा, यहाँ बनेगा तो इतना छोटा बनेगा, यहाँ बनेगा तो इतना बड़ा रहेगा, यहाँ रहेगा तो इतना बड़ा रहेगा, लेकिन किसी भी स्थिति में वस्तु से बड़ा नहीं होगा। इसलिए हम जो वस्तु से छोटा लिखे हैं, प्रतिबिंब आपस में तो छोटा बड़ा हो सकते हैं लेकिन वस्तु से छोटा, वस्तु से बड़ा होगा नहीं, इसलिए सारे प्रतिबिंब वस्तु से छोटे हैं। इसलिए हम एक ही कंडीशन में, इसके सेकंड कंडीशन में इन सारे प्रतिबिंबों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इस प्रकार से उत्तल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के दो कंडीशन हैं। तो आज का लेक्चर हम लोगों का यहीं पर समाप्त होगा। अगला लेक्चर हम लोगों का अवतल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के संबंध में आएगा। और इस प्रकार से आप लेक्चर हमारा देखते रहिए। धन्यवाद।